हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। केमिस्ट्री है हमारा सब्जेक्ट और जीवी फाउंडेशन में हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट कि क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं डिटेल में, है ना। लेकिन स्टैटिक रिवीजन है तो देखते हैं फटाफट, और जहाँ किसी को डाउट हो यू कैन आस्क मी। लेट्स सी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है, तो बेटर होगा आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, और जितना ज़्यादा रिवीजन में आप फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, वो दिमाग में सेट होगा। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास हमेशा क्या होगा? सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब डायग्राम आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बेटा? ये कैल्शियम क्लोराइड। और कौन सा सोल्यूशन है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4, इन दोनों को मिलाया, CaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट इन NaCl सोल्यूशन आया। तो यहाँ पर भी वेट कितना है, मास कितना है? 300.23 ग्राम है। तो दोनों का मास क्या है? सेम है, चाहे रिएक्टेंट साइड का देखो चाहे प्रोडक्ट। ये कैसे चेंज होता है? चेक करने के बाद क्या हुआ, ये Na किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Cl के साथ। और Ca किसको रिएक्शन कर रहा है? SA4 को, SO4 के साथ। आप जब 10th में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब 10th में आएंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां कोई इश्यू वाली बात नहीं है। टेक अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन अ फ्लास्क। जो बात थी मैंने समझा दी है, तो इसको अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अंडरलाइन नहीं करे तो बढ़िया है ना। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आया समझ में ये? ठीक है। माइंड जितना प्रेजेंट होगा उतना आउटपुट मिलेगा, माइंड यहाँ नहीं है, आउटपुट नहीं आएगा। देखिए ऑब्जर्वेशन, तो वही ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? सोडियम किसके साथ चला गया? क्लोरीन। और कैल्शियम किसके साथ चला गया? सल्फेट। और बाय प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन होने के बाद भी मास क्या है? प्रोडक्ट साइड का सेम है, रिएक्टेंट साइड का भी सेम है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर नेक्स्ट पेज। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। कंक्लूजन भी हमें पता चल गया कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है? तो प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? तो दैट्स वेरी इजी। आई डोंट थिंक सो कि ये डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो वर्डिंग से पता पड़ता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एलिमेंट कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल बात करें, यहाँ पहले समझ लेते हैं क्या है ये। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट proportion by mass. For example, water obtained from any source will have the same two elements, namely hydrogen and oxygen present in it. 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, molecule of water. जैसे बात करें, आपको ये पता है ऑलरेडी फॉर्मूला क्या होता है? H प्लस OH माइनस टेंस टू क्या बन जाता है इधर? H2। अब जैसे ही H2O बना तो डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। मास लेना है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और मास कितना होता है? 1 ग्राम या 1 AMU बोल दो आप, ठीक है। यस और नो? अब यहाँ प्लस लगाते थे, वहां क्या लगा देना है? रेशो। क्या लगा देना है? रेशो। ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रोपोर्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन किसकी बात करता है? रेशो की। और यहां बात करेंगे 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या रह गया अपने पास? अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ 1 इंटू क्या करेंगे? 60, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और इसका हम क्या लेंगे? एटॉमिक मास 60। अब सॉल्व करें 2 की टेबल से तो 1:8 इसका क्या आ गया? आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कंबशन में हम बात करते हैं, C प्लस O2 क्या बन जाता है? CO2। तो हमें पता है कार्बन कितना है? 1। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ही है इसका, एटॉमिक मास कितना होगा? 12। यहां रेशियो लगा लीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 16। यस और नो? अब सॉल्व करिए, ये वाला कितना हो गया? 6, ये वाला कितना हो गया? 1, और फिर कैंसिल करिए 3, और ये क्या हो जाएगा? 8। तो फाइनली आंसर कितना आया? 3 रेशियो है।
वही तो दे रखा है यहाँ पे, देख लीजिए 3:8 पूरी रामायण यहाँ पे गाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 12 ग्राम अगर कार्बन है, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, तो उसका जो रेशियो आएगा ना डेफिनेटली वो कितना आएगा, 3:8। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आ गया समझ में? ये तो सिंपल चीजें हैं, जितना आप क्लियर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज्यादा क्लियर होती जाएगी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तब जब हमें ये नहीं पता था कि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमें नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब नहीं पता था तो उन्होंने कुछ क्या दी, स्टेटमेंट्स दी। वो स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे हमें सारा काम करना है, यहाँ पे सारी चीजें समझनी है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने? पहले तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में बात की थी इन्होंने, नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने कहा था ऑल मैटर्स वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये तो बिल्कुल बात सही थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए, कुछ पॉस्टुलेट गलत साबित हुए आगे जाकर, क्योंकि कौन आ गए, जे थॉमसन आ गए, और कौन आ गया यहाँ पर, ई गोल्डस्टीन आ गए, उसके बाद कौन आ गए यहाँ पर, रदरफोर्ड आ गए। ठीक है, फिर कौन आया यहाँ पर, ठीक है, वो उसके बाद उससे वहां तक तो पहुंचना ही नहीं है, बस यहाँ तक ही था इनका, जेम्स चैडविक। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या कहलाता है यहाँ पर, एटम्स। सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो इंडिविजुअल वाली बात थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि आज बाद में जाके डिवाइड भी हुआ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ये थोड़ा गड़बड़ है। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता है कि एटम्स आर क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेंगे मास और किसमें, प्रोपोर्शन में। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां अगर हम बात करें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द व्हाट, मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सेम रहेगी। कैसी रहेगी भाई, सेम। नेक्स्ट आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, तो यहां देख लीजिए, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द एटम इट्स साइज एंड मास एंड सिंबल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एटम्स इज वेरी स्मॉल इन साइज, कंसिस्ट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। At about 1 million atoms stacked up one over the other would roughly equal to the thickness of sheet of paper। अच्छा, आपको देखा जाए एक एटम दूसरे एटम के ऊपर जब आता है तो कि बीच में कितनी थिकनेस होती है, जितनी आपकी पेज की थिकनेस होती है। जो एक पेज पेपर होता है ना, उसकी थिकनेस के बराबर इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप। क्या होता है बेटा, गैप। और एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये किसमें मेजर होती है, नैनोमीटर। हर चीज का मतलब इससे आउट ऑफ कुछ नहीं पूछ सकता। अगर आपसे फाउंडेशन भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस है, या एटम की रेडियस जो मेजर की जाती है किसमें की जाती है, नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, और याद रखना ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ नैनोमीटर। ये क्लियर हो गया क्या? कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में चला जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, -9 पावर इधर आएगी तो क्या होगी, प्लस। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर। मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट। तो मॉडर्न डे सिंबल्स क्या है, सबको वैसे तो पता है, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट, ही यूज्ड टू सर्कल टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डाल्टन ने किसको यूज किया था, तो आपको याद रखना है सर्कल्स, सिंबल के जो आपके जो एलिमेंट्स है उसके सिंबल जो रिप्रेजेंट किए थे वो किसको यूज करके किया था, सर्कल्स। किसने ने किया था, डाल्टन ने। जिसका ध्यान होगा वो तो आंसर दे पाएगा, जिसका ध्यान नहीं है उसको तो सदियां लग जाएगी तो भी उसको कुछ नहीं आने वाला। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, कुछ भी कर लो, किसी सदी में उसका जन्म हो जाए तो भी उसको कुछ आने वाला नहीं है, जब तक वो ध्यान नहीं देगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दिया करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या बैठने से बिल्कुल कोई काम नहीं चलेगा, आराम से बैठे हैं फर्स्ट क्लास, धक्के पड़ गए, थोड़ा एकदम एक्टिव होकर बैठो। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, he used the circle to represent the elements. Berzelius suggests that the symbols of the elements can be made from 1-2 letters, the name of the element। याद रखना, इसके बाद कौन आया था, बर्जीलियस। कौन आया था? अच्छा, जितने बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम देंगे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट किसने, कौन था जिसने एलिमेंट का नाम दिया था, तो डाल्टन। डाल्टन ने नाम दिया था, किसको यूज किया था, सर्कल्स को।
सेकंड साइंटिस्ट कौन था जिसने ये कहा कि सिंबल जो यू लिख रहे हैं आप, या एलिमेंट के जो सिंबल बनाओ वो क्या बनाओ, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर क्या बनाओ, स्मॉल, और 2 लेटर में खत्म कर दो उसको। नहीं, इसने जो रिप्रेजेंट किया वो सर्कल्स को यूज किया। जैसे मान लो कार्बन को रिप्रेजेंट करना है इसे ऐसे करके सी लिख दिया। इसने ऐसा कहा कि नहीं, एक काम करते हैं अपन, कोई एलिमेंट ऐसा है तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या कर देंगे, स्मॉलर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई यूनिक नॉन मेटल है तो उसको अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वाली बात चली। तो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया सिंबल को। नाउ वी यूज द नेम्स एंड सिंबल एज स्टेटेड बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फिर प्योर, अप्लाइड, फिर केमिस्ट्री। यहां तक कोई डाउट? International Union of Pure and Applied Chemistry. Many symbols are the first letter and the first 2 letters of the name of the element. देखिए, कार्बन का क्या ले लिया, कैपिटल C, नाइट्रोजन का क्या ले लिया, कैपिटल N, कैल्शियम का क्या लिया, Ca। देखो आके स्टार्ट वाला ही, इसलिए कोई रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या ले लिया, वेरी सिंपल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहां बात करेंगे द सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फॉर द फर्स्ट लेटर of the name and the letter appearing the letter in the name। जैसे क्लोरीन है तो क्या लिख दिया, Cl, फर्स्ट और स्मॉलर, थर्ड लेटर। मैग्नीशियम है तो थर्ड ले लिया। बात समझ में आ गई? कुछ का क्या किया, खाली फर्स्ट लेटर ले लिया। कुछ का क्या किया, फर्स्ट और सेकंड ले लिया। कुछ का क्या किया, फर्स्ट और थर्ड ले लिया। बात समझ में आ गई? क्यों लिया ये मत पूछना, कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आई क्या? क्या सेम सेम? प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पे किया बेटा। जैसे मान लो कि वो लोग टीवी के आगे AN नहीं लगाते और हम इंडियन AN लगा देते हैं। अमेरिकन चाहते हुए भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन Z लगाते हैं, ब्रिटिशर S लगाते हैं, मर्जी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज है नहीं। और हमारी लैंग्वेज होती तो डेफिनेटली हम कुछ तो करते, बराबर। यू वांट टू गो 5 PM ना? जलवा है आपका। लेट्स सी, द सिंबल ऑफ द सम एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक नेम्स। अब देखो ये लैंग्वेज आपको आती है, जिंदगी में पहली बार खाली लैटिन यूज सुनी है, फिर कुछ और सुना है आपने, यस और नो, RING लगा दिए, लेकिन ये लैटिन तो पहली बार आप देख रहे हैं ना। लैटिन, फिर जर्मन, फिर क्या है, ग्रीक। अब जो अलग अलग मर्जी नाम पड़े वो ले लिए इन्होंने, यस और नो, है कि नहीं? आप समझ गए ना, आपने अलग ही नाम सुना है इसका। अब देखो सोडियम है, लैटिन नेम क्या होगा, नाइट्रियम, इसलिए क्या लगा दिया, N। ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है जो दिए अभी, है ना? ऐसा नहीं हो जाए कि फिर पोटेशियम को क्या बोलते हैं, कैलियम, इसलिए इसका कैपिटल K ले लिया। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चे की, तो हम यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आयरन की बात करें तो फेरम, Fe ले लिया। कॉपर की बात करें तो कॉपरम, Cu। सिल्वर की बात करें अर्जेंटियम, Ag। गोल्ड की बात करें तो ऑरम, Au। मरकरी की बात करें तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजियम, इसलिए Hg लेते हैं मरकरी का। लेड को बोलते हैं प्लम्बियम, Pb। टीन को बोलते हैं स्टैनम, Sn। ये सारे जो सिंबल्स है वो किसके ऊपर लिए गए, आपके लैंग्वेज जो लैटिन है उसके ऊपर लिए गए, क्योंकि सबसे पहले यूरोप के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी लैंग्वेज यूज की। उसके पहले किसने यूज की थी, यूनान के अंदर लैटिन लैंग्वेज यूज की गई थी। और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग कहाँ मिले, यूनान में। वहां से सभ्यता, लिखना सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो उन्हीं की लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज की जाती। और यूरोपियन ने भी फिर लैटिन को ही मानना शुरू कर दिया था। मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट, द मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर डिराइव फ्रॉम देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स। मैक्सिमम जो इंग्लिश पॉइंट है ना, वो ज्यादा क्या यूज करते हैं, लैटिन यूज कर लेते हैं बीच बीच में, क्योंकि उनको लैटिन सिखाई गई थी। उनके जो राजा थे किंग अल्फ्रेड, ठीक है, उन्होंने इसको सिखाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैटिन उनमें इंड्यूस होती गई। पहले तो ओल्ड इंग्लिश सिखाई, फिर क्या सिखाना शुरू कर दिया, लैटिन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया इनको। विच आर द मेड अप ऑफ द आइदर द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन देख लीजिए, सिंबल क्या ले लिया, H। निकल देख लीजिए, सिंबल क्या, ऑक्सीजन कैपिटल, मैग्नीशियम M और फिर G।
एन ले लिया, बराबर। थर्ड लेटर लिया, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, इससे क्या बन जाता है? सिंबल। क्या बन जाता है? सिंबल। या खाली एक लेटर, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बेरियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन। अब देख सकते हैं यहाँ एक एक लेटर लिया है। फिर बेरियम के लिए बी ए, आयरन के लिए एफ ही लिया है। क्यों लिया पता ना? आयरन का तो लैटिन में नाम ही है। गोल्ड की बात करें तो पता ही है अभी आपको, पता है। सिल्वर की बात करें तो एजी के लिए अर्जेंटियम। फिर टंगस्टन क्या? डब्ल्यू ले लिया। टंगस्टन को क्या बोलते हैं? रॉट आयरन। क्या बोलते हैं? रॉट आयरन, याद रखना। और लिथियम क्या हो गया? एलआई। ऐसे इनका भी सिंबल बना है। सारी चीजें हम देखेंगे नहीं, फिलहाल आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बने, इसका नाम क्या है ना, ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं हम ये सारी चीजें। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट सिग्निफाइज द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल की बात करें तो सिंबल एन किसके लिए स्टैंड करता है? एंड एटम ऑफ द एलिमेंट इज नाइट्रोजन, ताकि हमें पता पड़ जाए कैपिटल एन का मतलब नाइट्रोजन, कैपिटल एन और आई का मतलब निकल। यस और नो। एटॉमिक मास सभी को पता है, ये किसका सम ऑफ होता है? प्रोटॉन। गलती से भी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते आप, याद रखना। प्रोटॉन के साथ हमेशा न्यूट्रॉन ही आएगा। प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स यू मस्ट बी क्रिएट इन योर ब्रेन। नाउ सी दैट अर्लियर हाइड्रोजन वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। मैंने पहले कहा था हाइड्रोजन से प्यार किसको था? नील बोर को। और बोर साहब ने इतना बोर कर दिया, हाइड्रोजन पे पीएचडी कर दी, क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट उनको, ठीक है, पसंद तो था बेटा, मिला भी होगा, लेकिन उसका डिराइव नहीं कर पाए। लेटर कार्बन 12 को लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले स्टैंडर्ड किसको माना था? हाइड्रोजन को। बाद में किसको माना गया? चूजन एज अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। अच्छा, इसको ही क्यों किया गया? क्योंकि कार्बन की ऐसे एलोट्रॉप्स है, या कार्बन की, सॉरी, इसे आइसोटॉप, नॉट एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स है जो कार्बन डेटिंग के लिए भी यूज होते हैं। वो बता देगा ये एलिमेंट कितना पुराना है, क्या है, इसका नेचर कैसा, केमिकल नेचर क्या है, ये सारी चीजें इसके पास रहती है, इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका 5 सेंस काम कर रहा होगा ना तगड़ा, उसको मेरी हर बात समझ में आ रही होगी। जिसके 2 ही सेंस काम कर रहे होंगे ना, आई और ईयर, नॉन परमानेंट है, उसके पास कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। तो ये 5 सेंस भयंकर काम करनी चाहिए। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, पूछा जा सकता है आपको कि कार्बन का कितना मास, तो 1/12। किसी भी एक कार्बन का 1/12 निकालते हैं। द मास ऑफ द अदर एटम्स आर डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। किसी और का निकालना तो क्या करेंगे? 112। देखिए आगे, कार्बन 12 atom has been assigned to atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। और AMU की फुल फॉर्म पता चल गई आपको। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU was replaced by U, meaning unified mass। अब खाली नॉर्मल U लिखा जाए क्या बोलेंगे? यूनिफाइड मास। और AMU लिखा जाए तो now the since carbon 12 atom has been assigned an atomic mass 12 AMU, therefore the atomic mass unit should be equal to 1/12 mass of the carbon 12 atoms। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो सिंपल सी चीज है, कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट याद रखेंगे, क्या बोल रहा है सर? 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 मास। यस और नो? या मास ऑफ द कार्बन 12। आगे बात समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? तो सिंपल सी चीजें जो समझ में आ गई होगी, उम्मीद है यहाँ तक। देखो कि आगे बात करें हम लोग, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एक एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। Atoms of the few elements such as noble gases like helium, neon, argon, krypton, ये हमेशा कौन सी स्टेट में होती है? फ्री, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या होती है? स्टेबल। बराबर। स्टेबल का मतलब उसका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। जैसे हीलियम की बात करें तो के शेल स्टेबल है, एल एम एन है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है उसका। आगे बात समझ में? बट मोस्ट एलिमेंट बीइंग केमिकली रिएक्टिव डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि व्हाई द नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, या रिएक्टिविटी नोबल गैस की होती है या नहीं होती है? तो आपका आंसर है नो। क्यों नहीं होती है भाई? एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है।
सारे इलेक्ट्रॉन किस में है? स्टेबिलिटी में है। जब मेरे पास ऑलरेडी 5,000 करोड़ है, मुझे कमाने की जरूरत है क्या? क्या जीतना आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो है नोबल गैसेस, नोबल पीपल, नोबल प्राइज, सुना है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो उन्हीं लोगों के पास जाता है जो ऑलरेडी बहुत ही हाईली टैलेंटेड है। तो समझ में आ गया आपको? इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता नहीं है और ये खुद ही कौन सी स्टेट में हो जाते हैं? फ्री स्टेट। ये किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है। जो अनस्टेबल होंगे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट बीइंग केमिकली रिएक्टिव डू नॉट एग्जिस्ट इन। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट में एटम रिएक्शन नहीं करेगा या रिएक्टिविटी जीरो होगी उसकी, कौन सी स्टेट? और फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? याद रहेगा इसमें कोई डाउट? तो वेरी सिंपल, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डिफिकल्टी होनी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आयोडीन क्रिस्टल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी आयोडीन मॉलिक्यूल्स. These molecules are so tiny that they are not visible to naked eye, but what is visible is the entire iodine crystal. अब देखो यहाँ एग्जांपल लिया, बोला है कि आयोडीन एक क्रिस्टल है, कलेक्शन ऑफ मेनी आयोडीन मॉलिक्यूल्स। एक आयोडीन नहीं है, बहुत सारे हैं। These molecules are so tiny that they are not visible to the naked eye, but what is visible in the entire iodine crystal? क्या विजिबल होगा बताओ? एक और एग्जांपल, सिमिलरली इन सोडियम क्लोराइड द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बीइंग वेरी टाइनी आर नॉट विजिबल बट वी सी द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अरे सॉल्ट दिखता है कि नहीं दिखता है आपको? और सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर दे तो नहीं दिखेगा। वही यहां बात कर रहा हूं, एक आयोडीन क्रिस्टल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारे मिलकर क्या बना देंगे? क्रिस्टल, वो दिखने लग जाएगा। यहां पे क्या बोला? व्हाइट पाउडर विच इज मेड अप ऑफ द सेवरल सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। तो बहुत सारे हो जाएंगे तो दिखना शुरू करेगा, सिंगल होगा सो इट इज नॉट गोइंग टू विजिबल। आगे बात समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? लेट्स सी नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स की बात करें। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अ मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड which has the properties of the element or compound and can exist in a, देखिए ध्यान से। अब जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल के लिए H2 कौन है? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है? अकेला नहीं, अकेला होता तो एटम होता, खाली हाइड्रोजन बोला तो क्या कहेंगे? एटम। जैसे क्लोरीन है, ये क्या है? एटम। अगर Cl2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ले आएगा ये, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या बना देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे को क्या करा देंगे? स्टेबिलिटी। और जब ये स्टेबल हो जाएंगे तो कौन सी स्टेट ले लेंगे? और ये किसी से रिएक्शन करते नहीं है। जैसे मैंने N2 लिख दिया, ये कौन सी स्टेट है इसकी? मॉलिक्यूलर फॉर्म है। और कौन सी है? स्टेबल है। कैसा है ये? स्टेबल। बात समझ में आ गई? ये चीजें तभी पता पड़ेगी जब आप खुद घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? रिवीजन में इतना डिटेल नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैं डिटेल बहुत भयंकर पढ़ा चुका हूँ चीजें। अभी फिलहाल हम चल रहे स्टैटिक, आपको पता होना चाहिए। मोलिक्यूल कैन बी फॉर्म आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा, डिफरेंट का भी बताया, बात कर लेते हैं। CO2, ये क्या हो गया यहाँ पर? मोलिक्यूल। और क्या बोल सकते हैं इसे? कंपाउंड भी बोला जा सकता है। ये कंपाउंड नहीं होंगे, ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। Thus there are two types of molecules and molecules of element and molecules of compound. देखो molecules of element कौन है? ये सारे। और molecules of compound कौन है? जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट हो। एक से ज्यादा कैसे है? कार्बन और कौन है? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? तो कौन सा मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ये सारे कौन है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आए? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। A molecules of an element contain two or more similar atom. आगे बात जो मैंने बोली थी वो। और अगर सिमिलर नहीं है तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और सिमिलर है तो क्या बोलेंगे? यहां तक कोई डाउट आया समझ में? ये ठीक है। लेट्स सी, अब बात करिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। समझ में आया? कैसे एलिमेंट, क्या एटम कैसे होने चाहिए? सिमिलर, है ना? अगर अलग अलग हो गए तो क्या बोलेंगे इसे? They are classified as a diatomic, triatomic, tetra, polyatomic and depending on the number of atoms present in this. सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये क्या है? कितने एटम है वो बताओ पहले तो। दो है तो डाइएटोमिक। इसमें कितने? अरे डफड़ो, तीन है। ट्राई एटोमिक। दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, तीन हो गए ना। गिनना नहीं है तो फिर अपन पहली दूसरी में एडमिशन दिला दें आपको, कि बहुत शॉर्टेज है आजकल। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें?
दैट्स वेरी सिंपल, टू द पॉइंट हमने बात की है. एटोमोसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स, या क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर एलिमेंट या मोलिकुलर कंपाउंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एटोमोसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल. हीलियम में देखिए, हीलियम अकेला एक सिंगल होता है तो मोनो एटॉमिक. हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ओजोन 3, फॉस्फोरस P4, और 4 से ऊपर हो गया तो 4 से ऊपर हो गया तो पॉली. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा. मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, अभी बताया था मैंने, यहाँ कितने देख लो. H2O की बात चल रही थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सिंपलेस्ट रेशो आ गया. अमोनिया कितना आ गया, 14:3. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन, 14:3. यहाँ CO2 की मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या था. नो डाउट. आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट और स्लाइड से कंप्लीट करेंगे. और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आना. सारा कंटेंट रिवीजन करके आओगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लगेंगे. उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा जितना हमने पढ़ाया है. और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट रिवीजन का एज वेल एज क्वेश्चन आंसर, वो कल ही हो जाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर. ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. आपका दिन शुभ रहे.